हेलो नमस्ते मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत यानी भारत का सामान्य परिचय एवं प्रादेशिक विभाजन के बारे में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले चैप्टर से। चलिए देखिए दोस्तों क्या करता है। कह रहे कि भारत की गोद में स्थित एवं गंगा के पवित्र जल से सिंचित भारत एशिया महाद्वीप में स्थित तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर मुकुट की तरह विराजमान है। भारत, इंडिया, आर्यवर्त एवं हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध भारत की जो भूमि है विश्व भूमंडल के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में विश्व की लगभग सभी जलवायु, वनस्पतियाँ, जीवन दशाएं पाई जाती हैं। यानी कह रहा है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप में विश्व की लगभग सभी जलवायु, वनस्पतियाँ तथा जीवन दशाएं पाई जाती हैं। भारत प्राचीन से लेकर के वर्तमान तक वैश्विक समाज से कुशल एवं संबंध बनाए हुए है। यानी हमारा भारत प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान तक यानी आज तक वैश्विक समाज से बहुत ही अच्छा संबंध बनाए हुए है। भारत के नामकरण में कुछ बहुत लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों भारत का नामकरण कैसे कैसे हुआ है ना। भारत का नामकरण जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग होने के कारण इसे ब्रह्मावर्त कहा गया। ठीक ना। जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग होने के कारण इसे किस नाम से जाना गया दोस्तों? ब्रह्मवर्त यानी के नाम से जाना गया, यानी ब्रह्मावर्त के नाम से जाना गया। ओके दोस्तों, फिर आगे कह रहा है कि इसे भारत क्यों कहा गया। ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन यानी भरत के नाम पर इसे हम भारत कहते हैं। ओके दोस्तों, भारत यानी हमारे भारत देश का नाम भारत क्यों पड़ा, तो आप सबको पता है दोस्तों कि वैदिक काल के प्रमुख जन यानी वैदिक काल का एक प्रमुख जन था दोस्तों। कौन सा जन था दोस्तों? वैदिक काल का एक प्रमुख जन था जिसे भरत के नाम से जानते थे। उसी भरत जन के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा है। ओके दोस्तों, ब्रह्मवर्त क्यों पड़ा है हमारे भारत देश का नाम? जम्बू द्वीप का ये दक्षिणी भाग होने के कारण इसे किस नाम से जाने हम? ब्रह्मवर्त के नाम से जानते हैं। उसके बाद भारत किस नाम पर पड़ा, किसके नाम से भारत पड़ा दोस्तों? तो ऋग वैदिक काल के एक प्रमुख जन थे, जन का नाम था क्या? भरत, और उसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। एक और चीज़ आती है दोस्तों कि दुष्यंत और शकुंतला, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जिनका नाम भरत था, उनके नाम पर भी भारत पड़ा हमारे देश का, जो जिसका वर्णन वायु पुराण में किया गया है। ओके दोस्तों, वायु पुराण में बताया गया है कि दुष्यंत और शकुंतला नाम के दो दंपति थे, उन्हीं के एक लड़के थे जिनका नाम भरत था, और उन्हीं के नाम पर हमारे भारत देश का नाम भारत पड़ा है। ओके दोस्तों, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी पड़ा है। किसने हिंदुस्तान कह के पुकारा है दोस्तों? तो फारसी एवं अरबी इतिहासकारों ने इस भारत देश को हिंदुस्तान के नाम से पुकारा है दोस्तों, है ना। फारसी एवं अरबी इतिहासकारों ने भारत देश को किस नाम से पुकारा है दोस्तों? तो हिंदुस्तान के नाम से पुकारा है। ओके, इंडिया, हमारे देश का नाम इंडिया किसने बोला है? हमारे देश को इंडिया कह के किसने पुकारा है दोस्तों? तो यूनानियों द्वारा। कोई कह दे दोस्तों कि भारत का नाम इंडिया किन्होंने रखा है, तो हम कह देंगे दोस्तों तो यूनानियों ने। ठीक ना। यूनानियों द्वारा भारत का नाम क्या रखा गया है दोस्तों? इंडिया रखा गया, यानी इंडिया कह के उन्होंने हमारे भारत देश को पुकारा है। ओके, ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। आर्यावर्त, आर्यावर्त आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसे आर्यवर्त कहा गया। ओके दोस्तों, इतना हम चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। कहता है कि भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने दिया है दोस्तों? भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने दिया है दोस्तों? तो ईरानियों ने दिया है। किसने दिया है? ईरानियों ने दिया है। ओके, आगे कह रहा है बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था? जब बुद्ध का समय था, बौद्ध काल था, उस समय भारतवर्ष को किस नाम से जानते थे दोस्तों? तो उस वर्ष मतलब उस काल में भारतवर्ष को किस नाम से जानते थे दोस्तों? जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था।
ओके। बौद्ध काल में भारतवर्ष को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। और भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा किसने दिया है दोस्तों? सर्वप्रथम हिंदुस्तान की संज्ञा किसने दिया है दोस्तों? तो ईरानियों ने दिया है। ओके। आगे कह रहे हैं भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने किया था? भारत की खोज नहीं किया था, बल्कि ये भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। ठीक है, कह रहे कि भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने की थी? किसने की थी दोस्तों? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने किया था। किसने किया था दोस्तों? वास्को डिगामा ने। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने किया था दोस्तों? वास्को डिगामा ने। ये कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज पूछ दे कि किसने किया था, तो हम क्या बताएंगे कि वास्को डिगामा ने किया था। ठीक है, वास्को डिगामा ने। और ये कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का निवासी था। ओके, आगे देखते हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया था और किन्होंने किया था, ये हमें बताना है। तो किसने किया था दोस्तों? ग्रीक यानी यूनानी भाषा में किया था, यूनानियों ने। किसने किया था? यूनानियों ने किया था, ग्रीक भाषा में। ओके दोस्तों, इंडिया किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानियों ने सबसे पहले इस भाषा का प्रयोग किया और हमारे भारत को इंडिया कह के पुकारा है। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों भारत के आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति को। इसके आकार और भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जानते हैं दोस्तों। ओके, चलिए देखिए। कह रहा भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? बताना है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ओके, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो 2.4% है। कितना प्रतिशत है? 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो 2.4% है। ओके, इतना हम ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है कि भारत की भू आकृति किस प्रकार की है? भारत की भू आकृति किस प्रकार की है दोस्तों? बताना है। भारत की भू आकृति किस प्रकार की है? तो ये कैसी है भारत की भू आकृति? यानी भारत की जो आकृति है वो कैसी है दोस्तों? तो चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत की भू आकृति कैसी है दोस्तों? तो चतुष्कोणीय है। ओके, आगे कह रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, विस्तार कितना है दोस्तों? तो हम क्या बताएंगे? 3214 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? तो 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। ठीक ना, यानी लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक। कितना है विस्तार दोस्तों? तो 3214 किलोमीटर। ओके, इतना हम ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है कि भारत का पूर्व से पश्चिमी विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिणी विस्तार तो 3214 किलोमीटर है, लेकिन पूर्व से पश्चिमी विस्तार कितना है दोस्तों? तो 2933 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 2933 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है दोस्तों? तो 3214 किलोमीटर है। ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। ओके, आगे कह रहा है कि द्वीपों सहित या जो छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे लक्षद्वीप है, आपका अंडमान निकोबार द्वीप है, उन सब की मतलब उन सभी द्वीपों को मिला करके भारत के कुल तट रेखा की कुल कितनी लंबाई है? यानी द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? कितनी है दोस्तों? तो 75,7516.6 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 7516.6 किलोमीटर। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि 7516.6 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? तो 7516.6 किलोमीटर। भारत के कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 7516 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 7516 किलोमीटर है। ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। ओके दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं। क्या कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा
भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की तो हमने लंबाई देख लिया दोस्तों कि कितना था, 7516.6 किलोमीटर। तटीय लंबाई कितनी थी दोस्तों? तो 7516.6 किलोमीटर थी। लेकिन अब हमसे पूछ रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 15,200 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर। ओके। आगे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है। ओके। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां स्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो दूसरा स्थान है। ओके दोस्तों, कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ओके। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों? बताना है कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो 17.5% है। जो भारत की जितनी जनसंख्या है पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो 17.6% है। कितना प्रतिशत है? 17.6% है। नो सॉरी सर, 17.5% है। ओके दोस्तों, भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 17.5% है। ओके दोस्तों, ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। गलती से 17.6 बोल दिया गया था। ओके, उसके लिए सॉरी। आगे कह रहा है कि भारतवर्ष में गांवों की संख्या लगभग कितनी है। पूरे भारतवर्ष में गांवों की संख्या लगभग कितनी है दोस्तों? तो 6,40,000। ठीक ना, 6,40,000 से भी अधिक गांव हैं। ठीक ना, कह रहा है कि भारतवर्ष में कुल गांवों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कितनी है दोस्तों? 6,40,000 से भी अधिक गांव हैं। कितने दोस्तों? 6,40,000 से भी अधिक गांव हैं, है ना। भारतवर्ष में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो हम कितनी बताएंगे दोस्तों? 6,40,000 से भी अधिक हैं, यानी 6.5 लाख के आसपास हैं। ओके दोस्तों, ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कितना है दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ओके दोस्तों, ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? तो क्या बताएंगे आप लोग? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत का देशांतरी विस्तार पूछते तो क्या बताएंगे हम कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ओके दोस्तों, इतना चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं थोड़े मानक समय के बारे में, है ना। मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, कह रहा है कि भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है। भारत में कितनी डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? वो देशांतर रेखा कौन सी है जिसे कह रहा है कि भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। ओके दोस्तों, ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे।
कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस शहर से होकर गुजरती है। कह रहा है कि ये जो मानक समय रेखा है जिसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, यह रेखा भारत के किस शहर से होकर के गुजरती है, ये हमें बताना है। तो किस शहर से होकर के गुजरती है दोस्तों? प्रयागराज के नैनी शहर से होकर के गुजरती है। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है। कौन सी रेखा दोस्तों? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ओके दोस्तों, इसे भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। ओके, आइए इसे हम मैप में भी देख लेते हैं। देखिए ये है आपकी, ये क्या है, कौन सी लाइन है दोस्तों? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ओके, ये उत्तर प्रदेश है हमारा, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये नैनी शहर है प्रयागराज का। ओके, ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बनाया गया है, ये देखिए यहाँ पे क्या बनाया गया है। आप हार्ट भेज दीजिए, यानी लाइक कर दीजिए हमारे इस सेशन को यदि चीज़ें पसंद आ रही हैं तो। ओके दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि भारत का कुल राज्य कितना है जो जिससे होकर के मानक समय रेखा गुजरती है, यानी भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ओके दोस्तों, कौन कौन राज्य है वो? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से होकर के भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों? तो कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ओके, ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। ओके दोस्तों, अब आइए देखते हैं आगे। कह रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य यानी 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे है। कह रहे हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच माध्य से यानी 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे है। कितना आगे है दोस्तों? तो 5.5 घंटा आगे, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना आगे है दोस्तों? 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटा आगे है प्लस में, ठीक ना। भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच माध्य यानी 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे है दोस्तों? तो 5.5 घंटा आगे है, ठीक ना। कितना आगे है दोस्तों? 5.5 घंटा आगे है। आगे कह रहा है दोस्तों कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है। तो अभी हमने बताया कि 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत की जो मानक समय रेखा है वो भारतीय राज्यों से, मतलब भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों? तो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन वो राज्य हैं दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। ये 5 राज्य हैं जिनसे भारत की मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। ओके दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। कौन कौन राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है, यानी 5 राज्यों से होकर के भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। और भारत की मानक समय रेखा किसको कहते हैं हम दोस्तों? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। ओके, इतनी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। अब आइए दोस्तों पढ़ते हैं हम कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या होती है दोस्तों, ये जानते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको क्या कहा जाता है, हमसे पूछ रहा है। कह रहा है कि विषुवत रेखा के उत्तर में, कह रहा है कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? कर्क रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कर्क रेखा कहा जाता है। ओके, आगे कह रहा है कि कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों, बताना है आप सबको। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों? तो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन वो राज्य हैं? तो गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल
त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसे कई बार हम बोल लेंगे ना दोस्तों तो याद हो जाएगा। एक मित्र पर गमछा झार, इस नाम की कोई ट्रिक होती है, इससे भी बच्चे या हम सब लोग याद कर लेते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी सीरियल वाइज पूछ देता है दोस्तों ना, तो उसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए हम इसे सीरियल वाइज याद रखेंगे, यानी क्रम से याद रखेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसे 2-3 बार हम मन में बोल लेंगे ना, तो ये चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। ये कर्क रेखा की अवस्थिति दिखाई गई है दोस्तों। यहाँ पर ये दिखाई गई है कि कर्क रेखा किससे जाता है, गुजरात से जाता है पहले, उसके बाद ये थोड़ा सा राजस्थान से टच करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये यहाँ पे ये राजस्थान से टच किया है ना यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा टच करता है राजस्थान से। कह रहा है कि पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर के गुजरती है हमारी कर्क रेखा, ठीक ना। ओके दोस्तों, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आप सबको समझ में आ रही होंगी। अब आइए दोस्तों देखते हैं आगे। कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर के गुजरती है दोस्तों, तो किससे होकर के गुजरती है, बांग्लादेश से। कर्क रेखा किस पड़ोसी देश से होकर के गुजरती है दोस्तों, तो बांग्लादेश से। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ना दोस्तों, देखिए यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे ये बांग्लादेश है, यहाँ पे ये है बांग्लादेश, ये वाली चीज़, तो इससे होकर के गुजर रही है ना, गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है, हाँ से गुजर रही है। ओके, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। चलिए, कह रहे हैं कि कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर के गुजरती है दोस्तों, तो बांग्लादेश से। ओके, आगे कह रहे मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य से एक दूसरे को आपस में काटती हैं। कह रहे कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को कट करती हैं, बताना है दोस्तों। मानक समय रेखा और कर्क रेखा, मानक समय रेखा कौन सी होती है दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कर्क रेखा कौन सी होती है दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ओके, तो ये दोनों ही रेखाएं कहाँ एक दूसरे को कट करती हैं दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ कट करती हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। आपसे पूछ देगा कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटती हैं या कट करती हैं, तो क्या बताएंगे दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ बताएंगे। ओके, इतनी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों कि कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर के गुजरती है, तो कौन वो 2 जिले हैं दोस्तों, तो डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा। कौन कौन है दोस्तों, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा। इन 2 जिलों से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों, तो कर्क रेखा गुजरती है। हमने देखा था ऊपर मैप में दोस्तों कि राजस्थान के बहुत कुछ ही हिस्सों से होते हुए गुजरती है, ठीक है, थोड़ा सा टच करके राजस्थान को गुजरती है। और ये इन्हीं 2 जिलों से होकर के गुजरती है दोस्तों। कौन कौन वो 2 जिले हैं, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा। ओके दोस्तों, इतनी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। आगे दोस्तों ये भी चीज़ें पूछ देता है कभी कभी, देखिए कह रहा है कर्क रेखा के निकट स्थित भारतीय नगर। कौन कौन ऐसे नगर हैं जो कर्क रेखा के एकदम समीप में स्थित हैं, वो हमसे पूछ देता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कह रहा है कोलकाता। कोलकाता कितने डिग्री पर स्थित है दोस्तों, तो 22.5 डिग्री 30 मिनट पे स्थित है। कोलकाता कितने डिग्री पे स्थित है दोस्तों, 22.5 डिग्री 30 मिनट पे। आइजोल कितने डिग्री पे स्थित है दोस्तों, 23 डिग्री 36 मिनट पे स्थित है, ठीक है। अगरतला, अगरतला कितने डिग्री पे स्थित है दोस्तों, 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री 50 मिनट पे स्थित है। ओके दोस्तों, और उज्जैन कितने डिग्री पे स्थित है दोस्तों, 23 डिग्री 9 मिनट पे स्थित है। इतनी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं हम आगे। आगे कह रहा है दोस्तों कि गांधीनगर, गांधीनगर कितने डिग्री पे स्थित है दोस्तों, 23 डिग्री 19 मिनट पे। गांधीनगर कितने डिग्री पे स्थित है, 23 डिग्री 19 मिनट पे। जोधपुर कितने डिग्री पे, 26 डिग्री 29 मिनट। जबलपुर
23 डिग्री 11 मिनट पे स्थित है। ओके, भोपाल कितने डिग्री पे स्थित है दोस्तों? तो 23 डिग्री 25 मिनट पे स्थित है। रांची शहर कितने डिग्री पे स्थित है दोस्तों? 23 डिग्री 11 मिनट पे स्थित है। ओके, और रायपुर कितने डिग्री पे स्थित है दोस्तों? 21 डिग्री 16 मिनट पे स्थित है। ओके, इतनी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। अब भारत के कुछ सुदूरस्थ बिंदुओं को जान लेते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में अक्सर देखने को मिल ही जाते हैं, है ना। कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बताना है दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो हम क्या बताएंगे? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। ओके, आगे कह रहा है भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? भारत की जो मुख्य भूमि है वो जो क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, हमसे पूछ रहे भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, ठीक है। मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप वाला, द्वीपों वाला नहीं पूछ रहा है दोस्तों, जो द्वीप पर स्थित है उसको नहीं पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? हमारे मुख्य भूमि के बारे में पूछ रहा है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो हम क्या बताएंगे? केप केमोरिन। कौन सा है दोस्तों? केप केमोरिन, यानी जो कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु में स्थित है ना। ये क्या है? हमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। और एक अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है दोस्तों, उसको नहीं पूछ रहा है, ठीक ना। उसको अभी आगे हम पढ़ेंगे। ओके, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए अभी क्या ध्यान रखेंगे? भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? कैप कैमोरिन है। कौन सा है दोस्तों? कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, ठीक ना। सबसे सुदूरस्थ जो कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट की अभी बात कर रहे थे ना, जो अंडमान निकोबार द्वीप की तरफ स्थित है। ओके, तो ये सबसे सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है। लेकिन मुख्य भूमि का पूछे ना तो हम क्या बताएंगे कि कैप कैमोरिन है। क्या है? कैप कैमोरिन है। ओके, जो कन्याकुमारी में स्थित है। आगे कह रहा है इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट को प्रारंभ में हम किस नाम से जानते थे दोस्तों? किस नाम से जानते थे दोस्तों? तो पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। किस पॉइंट के नाम से जानते थे दोस्तों? पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे, है ना। भारत का दक्षिणतम बिंदु यही है। कौन सी है? पिग्मेलियन पॉइंट है, ठीक ना, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं वर्तमान में। ओके, आगे कह रहा है कि भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि मुख्य भूमि वाला कहाँ स्थित है? तो कैप कैमोरिन कन्याकुमारी में स्थित है। लेकिन भारत का जो सुदूर दक्षिण बिंदु है वो कहाँ? सुदूर का मतलब एकदम दूर, है ना। सुदूर दक्षिण बिंदु यानी जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, ठीक है। सारी बात समझ में दोस्तों? भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। आगे कह रहा है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? क्या बताएंगे दोस्तों हम? कौन सा वो स्थान है? तो कन्याकुमारी है। कौन सा वो स्थान है? कन्याकुमारी है। भारत का वह कौन सा स्थान है जब जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो हम क्या बताएंगे दोस्तों कि कन्याकुमारी है। ओके, आगे कह रहा है कि भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, यानी जो लद्दाख में स्थित है। इंदिरा कॉल है, कहाँ स्थित है दोस्तों? लद्दाख में स्थित है ना। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु पूछ रहा है, ठीक ना। उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में एकदम हमारे एकदम ऊपर सिर जो हमारे ताज पर स्थित है, ठीक ना, एकदम लद्दाख में स्थित है इंदिरा कॉल, है ना। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो इंदिरा कॉल है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये लद्दाख में स्थित है। ओके, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है दोस्तों? पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? तो किबिथु यानी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है दोस्तों? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है दोस्तों? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में स्थित थे। ओके दोस्तों, सॉरी, ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है बताना है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछ देता है तो क्या बताएंगे दोस्तों? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गौर माता या गुहार मोती, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। ओके दोस्तों,
भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पूछ दे, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु पूछ दे दोस्तों तो क्या बताएंगे हम, गौर माता या फिर गुहार मोती गुजरात में। सबसे उत्तरी बिंदु पूछ दे दोस्तों तो हम क्या बताएंगे, उत्तर बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा उत्तरी बिंदु, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल, है ना। उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, यहाँ पे देखिए उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल। और दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों, सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछे ना दोस्तों, तो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु हम क्या बताएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित कौन सा, इंदिरा पॉइंट है। ओके दोस्तों, सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछे तो हम क्या बताएंगे कि अंडमान निकोबार में जो बड़ा निकोबार है वहाँ पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। ओके दोस्तों, इसे किस नाम से जानते थे दोस्तों, प्रारंभ में पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। ओके, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी चीज़ें आप सबको समझ में आ रही होंगी। यदि आई हैं इतनी बातें समझ में तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। ओके, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर बताएं दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और भी अच्छा प्रयास करेंगे आप सबके लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।